देखिए कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक जो लाइट रे है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर के इंसिडेंट होती है, तो वो बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में लोड करके आ जाती है सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद में। और उसको हमने स्टडी किया था वेव फ्रंट की लैंग्वेज में, कि वेव फ्रंट के बेसिस पर भी हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और अगर हम वेव फ्रंट की लैंग्वेज में बोलते हैं तो उस केस में हमें ये बोलना पड़ता है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, अब हम लोग स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट रे जो है, जो लाइट है वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है। और वेव फ्रंट की नई पोजीशन कैसे बनाई जा सकती है? आपको जो भी वेव फ्रंट दिया जाएगा उस सारे वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब किसका काम करेंगे? वो सब एक नए सोर्स का काम करेंगे, जिनको आप सेकेंडरी सोर्स बोल सकते हैं। वो सेकेंडरी सोर्स पर फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। वो डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग छोटे छोटे वेवलेट्स बनाते हैं। फिर उन वेवलेट्स पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। वो जो वेवलेट्स बनेंगे जिनको सेकेंडरी वेवलेट बोला जाएगा, उन पर जब हम कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा वेव फ्रंट की नई पोजीशन। ओके, तो इसी के बेसिस पर हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्शन जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन इट विल बेंड। तब क्या हो जाती है? वो बेंड हो जाती है। देन इट विल बेंड इन द नेक्स्ट मीडियम, अनदर मीडियम। दूसरे मीडियम में जब वो जाती है, सेकंड मीडियम में जब वो जाती है तो वो बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या है? दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करनी चाहिए, और दोनों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। रे ऑप्टिक्स में आप इसको स्टडी कर चुके होंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। एक तो मेटेरियल डेंसिटी होती है जिसको मास अपॉन वॉल्यूम बोलते हैं, एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि वो जो लाइट को जितना ज्यादा बेंड कर सकता है, उसके पाथ को डेविएट कर सकता है, दैट इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। और जो लाइट को कम बेंड करेगा, कम रिफ्रैक्शन करेगा, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर से डेंसर में या डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा तो लाइट बेंड होगी। लाइट एक्चुअल में बेंड नहीं होती है, वो हमारा ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है। हमारा ब्रेन ऐसा सोचता है कि लाइट इधर से मुड़ करके आ रही है। ओके, इसको भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में हम कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जैसे कि ये मैंने बनाया इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो प्लेन सरफेस होगा जहां पर फर्स्ट मीडियम खत्म हो जाएगा, सेकंड मीडियम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो फर्स्ट मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम रेयरर मीडियम है, और इस रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। इसके बाद में डेंसर मीडियम स्टार्ट हो जाता है, जिसको मैं इस तरह से डार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे कि ये कौन सा मीडियम है। ये डेंसर मीडियम है। सो दिस इज द डेंसर मीडियम। इस मीडियम में लाइट एंटर करने वाली है, सेकेंड मीडियम में। तो ये जो सेकेंड मीडियम आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, इस मीडियम में लाइट एंटर करेगी। और ये जो डेंसर मीडियम आपको दिख रहा है, इस मीडियम को हम लोग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ2 मान लेते हैं। इसमें लाइट की स्पीड है v1, इसमें लाइट की स्पीड है v2। और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ये प्रूफ किया था फूको, लियोन फूको ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ करके बता दिया था कि लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड क्या होगी? डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड कम होगी। ओके, तो अब हम लोग लाइट रेस को दिखाते हैं और वेव फ्रंट को दिखाते हैं। प्लेन वेव फ्रंट की हेल्प से हम इस डायग्राम को बनाएंगे। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने ये पैरेलल लाइट रेज को डिजाइन किया, विच आर इंसिडेंटिंग ऑन दिस सरफेस। जो इस सरफेस पर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। ओके, अब ये जो पैरेलल लाइट रेज हैं, इस पर आपको वेव फ्रंट दिखाना है।
पैरेलल लाइट रेस के लिए कौन सा वेव फ्रंट बनाते हैं? तो आंसर है प्लेन वेव फ्रंट। सो दीज आर द लाइट रेस, इनकी कुछ नेमिंग कर देते हैं, इसको 1, 2 और 3 लिख देते हैं, और इस पर हमने ये वेव फ्रंट बना दिया। ये वेव फ्रंट की इनिशियल पोजीशन है, टी टाइम के बाद में ये वेव फ्रंट यहां पर आ जाएगा एट दिस पोजीशन, और उसके टी टाइम के बाद में ये वेव फ्रंट की ये पोजीशन हो जाएगी। दिस इज द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। इसको डार्क कर देते हैं, और ये जो पोजीशन है हम इसको किस से लिख रहे हैं? ए बी से लिख रहे हैं। एंड दीज वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। ये लाइट रेज के क्या है? परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। तो 3 पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। पैरेलल लाइट रेज के लिए हमने प्लेन वेव फ्रंट को बनाया। ये प्लेन वेव फ्रंट आकर के इस इंटरफेस पर इंसिडेंट होगा। दिस इज इंटरफेस वेयर टू मीडियम्स आर जॉइनिंग ईच अदर। जहां पर दो मीडियम एक दूसरे को मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। अच्छा, अब इसमें नए वेव फ्रंट की पोजीशन बतानी है। नए वेव फ्रंट की पोजीशन बताने के लिए हमें आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी, वेवलेट्स बनाने पड़ेंगे। हमें यह मानना पड़ेगा कि इस वेव फ्रंट के सभी पॉइंट्स किसका काम करते हैं? सोर्स का काम करते हैं। तो अभी हम लोग ए पॉइंट को सोर्स मान रहे हैं। इस सोर्स के लिए हमें नया वेवलेट बनाना है। नया वेवलेट बनाना है तो बेसिकली अब ये वेवलेट तो दूसरे मीडियम में बनेगा, और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है, v2 हो चुकी है। इसमें v1 स्पीड थी, इसमें v2 स्पीड है, और दूसरे मीडियम में जो स्पीड है हम उसको यहां पर लिख देते हैं। दिस v2 स्पीड इज लेस देन v1। दूसरा मीडियम डेंसर है, डेंसर में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ओके, तो यहां पर ये लिख दिया आपने। अब अगर इसमें स्पीड कम हो गई है तो इस मीडियम में तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक आर्क ड्रॉ की, एक वेवलेट ड्रॉ किया। ये सेकेंडरी वेवलेट है, और ये सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करने के लिए हमने आर्क बनाई। दिस आर्क इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस वेव फ्रंट इज मूविंग फ्रॉम ए टू ए डैश। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ए डैश लिखने वाले हैं। और कितने टाइम में ये आगे जा रहा है? तो ए से ए डैश की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दिस डिस्टेंस इज ए ए डैश। तो वेव फ्रंट ए से ए डैश पे जा रहा है, और इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फ्रंट फ्रॉम ए टू ए डैश। दूसरे मीडियम में स्पीड कम हो चुकी है, तो ये सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दूसरे मीडियम में। जबकि फर्स्ट मीडियम में अभी भी बी वाला जो पार्ट है, वेव फ्रंट का जो बी पार्ट है, वो अभी भी फर्स्ट मीडियम में है, और फर्स्ट मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा है। तो अगर ज्यादा स्पीड है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां से यहां तक इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टी टाइम लगता है, और यहाँ पर हम लोग एक नई आर्क ड्रॉ करते हैं। ये जो आर्क होगी ये वेवलेट होगी, और ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन अब हमें डिजाइन करनी है। तो ये बी से कहां पहुंचा? बी डैश पे। ये पहुंचा ए से ए डैश पे। अब दोनों डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेंगे। ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो इसकी अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो बी बी डैश से लिखा जाएगा। फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल कर रहा है जिसमें इसकी स्पीड है v1, तो ये v1 स्पीड से आ रही है लाइट रे, और टी टाइम में यहां से यहां पहुंच रही है। तो स्पीड इंटू टाइम करते ही क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ चुकी है। तो वेव फ्रंट का ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक पहुंचता है टी टाइम में, वेव फ्रंट का ये पोर्शन यहां से यहां तक पहुंचता है टी टाइम में। अब इसने तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किए, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेवलेट्स आ रहे हैं, इन वेवलेट्स के ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और ये जो कॉमन टेंजेंट होगी ये वेव फ्रंट की नई लोकेशन आ जाएगी। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट की नई लोकेशन आ चुकी है। अब क्या होगा? अब वेव फ्रंट की फिर से नई लोकेशन बनानी है। तो नई लोकेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? लाइट रेस को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि वेव फ्रंट फिर से इसके परपेंडिकुलर नेक्स्ट टी टाइम में ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, इससे यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, दोनों की कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वेव फ्रंट की नई पोजीशन। इस तरह से ये नया वेव फ्रंट बनेगा। सो दीज आर द वेव फ्रंट विच आर मूविंग इन द डेंसर मीडियम। तो ये क्या हो रहे हैं? ये वेव फ्रंट बेंड हो रहे हैं। ये वेव फ्रंट क्या हो रहे हैं? बेंड हो रहे हैं। ओके, अब देखिए बेंडिंग इफेक्ट को फिर से। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये वेव फ्रंट इस तरह से आ रहे हैं फर्स्ट मीडियम से।
और फर्स्ट मीडियम में ये वेव फ्रंट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं टी टाइम में। लेकिन अब इस पोर्शन में क्या होगा, इस पोर्शन में ये होगा कि वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट मीडियम को स्ट्राइक करेगा, और मीडियम को जैसे ही स्ट्राइक करेगा सेकंड मीडियम को, तो यहां से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे टी टाइम में। ये सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये वाली लाइट रे, दिस लाइट रे। तो यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की जो सेकेंडरी वेवलेट को बताएगी, और बी से बी डैश पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि टी टाइम में होगी। तो ये टी टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि ये दूसरे मीडियम में आ चुकी है लाइट रे, और दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये अभी भी फर्स्ट मीडियम में है तो टी टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब दोनों से आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करके एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये किसकी पोजीशन आ जाएगी, ये वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन आ जाएगी। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट इस तरफ अब आपको बेंडिंग दिखानी पड़ेगी। अब इसके परपेंडिकुलर फिर से वेव फ्रंट बनाएंगे, ये 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। फिर ये नया वेव फ्रंट, ये नया वेव फ्रंट। तो पहले वेव फ्रंट ए बी ऐसा आ रहा था, जैसे ये सरफेस को स्ट्राइक करता है इधर से ये मीडियम में एंटर हो जाता है, और इधर से ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये लाइट रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इस केस में क्या होगा, ये वेव फ्रंट थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जाएगा, और ये बेंडिंग होने के बाद फिर वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर हुआ तो ये इन वेव फ्रंट्स को रिसीव करेगा, इन लाइट रेज को रिसीव करेगा, और जब इनको बैक ट्रैक किया जाएगा इन लाइट रेज को, ये नई लाइट रेज है 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, ये नया वेव फ्रंट है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बेंडिंग इफेक्ट होगा इसमें। तो पहले वेव फ्रंट इस तरह से आगे आ रहे थे, जब वेव फ्रंट का ए वाला पार्ट इस सरफेस को स्ट्राइक करता है तो उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी, और टी टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और बी वाला पार्ट अभी भी फर्स्ट मीडियम में है तो ये टी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसके बाद में नया वेव फ्रंट बनाने के लिए यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, लेकिन दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है। देख लीजिए, ये धीरे चल रही है लाइट रे, ये वेव फ्रंट यहाँ पर स्लो हो चुका है तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वेव फ्रंट यहाँ पर फास्ट है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में, और उस टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी टाइम। तो दोनों से आर्क ड्रॉ की, आर्क ड्रॉ करके एक कॉमन टेंजेंट बनाई, ये कॉमन टेंजेंट वेव फ्रंट की नई पोजीशन को बताएगी। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्शन हो गया। रेयरर से डेंसर में आ रही है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। किस तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये है वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर आएगा। तो इस डायग्राम में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज बिटवीन द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड इंटरफेस। इंटरफेस और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंटरफेस है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल आई है तो इसके साथ वाला एंगल होगा 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है और ये पूरा एंगल 90 है, दिस कंप्लीट एंगल इज 90, ये 90 माइनस आई तो ये आई हो जाएगा। मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं सर। ओके, तो अब यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ डिजाइन करता हूँ। सबसे पहले एक ट्राइंगल ये वाला है, ए बी डैश बी, या इसमें 90 डिग्री का एंगल लेना तो ये 90 डिग्री का एंगल ले सकते हैं, ए बी बी डैश। तो एक ट्राइंगल तो है ए बी बी डैश, इस ट्राइंगल को यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूं मैं लाइक दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी डैश एंड दिस इज बी, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल की नीचे की तरफ जो बन रहा है, दिस ट्राइंगल जिसको डार्क कर रहा हूं मैं, ए डैश बी डैश, ये जो पॉइंट है हम इसको ए डैश लिख रहे हैं, दिस पॉइंट जहां पर वेव फ्रंट की नई पोजीशन आई है ए डैश। सो दिस ट्राइंगल इज लाइक दिस, यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी डैश एंड दिस पॉइंट इज ए डैश। ये दूसरा ट्राइंगल है। तो दो ट्राइंगल इसमें हमें कंसीडर करने हैं, ए डैश बी डैश। अब इसमें हम कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं, दैट फॉर्मूला इज साइन आई, साइन थीटा।
साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल के सामने वाला जो साइड आपको दिख रहा है बी बी डैश, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। सो साइन आई इज इक्वल टू बी बी डैश फॉर दिस ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ए बी डैश। सो दिस इज ए बी डैश। यहां पर ये आ गया साइन आई। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? ये देखिए लिखा हुआ, बी बी डैश की जगह पर लिख सकते हैं v1t। तो यहां पर लिख देंगे साइन आई इज इक्वल टू v1t डिवाइड बाय ए बी डैश। तो ये इसका फॉर्मूला बना v1t अपॉन ए बी डैश। ओके, अब इसके बाद में दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं। दूसरे ट्राइंगल में जो एंगल है वो r है, तो r के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर हमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन r, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिसको ए ए डैश से लिखा जाएगा। सो दिस इज द परपेंडिकुलर ए ए डैश। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए बी डैश। ओके, ए ए डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए ए डैश इज v2t। सो दिस इज साइन r। ए ए डैश की जगह पे लिखेंगे v2t। ये लाइट रे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दूसरे मीडियम में। एंड सेकेंड इज ए बी डैश, लाइट रे या वेव फ्रंट। ओके, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है। सो वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको लिखा जाएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई की वैल्यू क्या है? v1t अपॉन ए बी डैश। सो हेयर वी विल राइट v1t अपॉन ए बी डैश डिवाइड बाय साइन आर की वैल्यू क्या है? v2t अपॉन ए बी डैश, v2t अपॉन ए बी डैश। अब इसमें क्या हो रहा है? ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और v2t यहां पर आ जाएगा। तो अच्छा, t से t भी कैंसिल हो जाएगा, ये t से t कैंसिल हो गया। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये स्नेल्स लॉ है, यही तो स्नेल्स लॉ होती है। ये v1 v2 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये स्नेल्स लॉ है, v1 अपॉन v2। दिस इज कॉल्ड μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो v1 अपॉन v2 के लिए क्या लिख सकते हैं? ग्राफिकली तो आपने दिखा दिया कि हाँ, यहाँ पर ये लाइट इस तरह से बेंड हो जाती है, वेव फ्रंट ऐसा आता है और ऐसा बेंड होकर के इस डायरेक्शन में चला जाता है, और ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, टूवर्ड्स सरफेस बेंड होता है। ये सरफेस इंटरफेस की तरफ ये बेंड हो जाता है। लाइट रे के लिए बोलेंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, वेव फ्रंट के लिए बोलेंगे तो टूवर्ड्स सरफेस बेंड होता है। ओके, अब ये तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया था, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसके लॉज को भी प्रूव करना था। तो वो लॉज को प्रूव करने के लिए हमने इन दो ट्राइंगल्स का यूज किया। ट्राइंगल यूज करके, तो इन दो ट्राइंगल्स का यूज करके हमने इसमें क्या दिखा दिया? रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफ से कुछ ट्रायंगल्स को उठाया, v2 आता है, v2 को μ21 बोलते हैं, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ। और सेकंड लॉ भी इसमें प्रूव कर सकते हैं, द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड दिस इंटरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट इस तरह से आता है, यहाँ पर आपका इस तरफ
हो जाती है, ये अभी भी फास्ट मूव करेगा और आगे की तरफ ऐसा बढ़ेगा। ओके, तो भी ऐसा लिखी जा सकती है। डिस्कस करते हैं कि कुछ और वेव फ्रंट जो बेंड हो सकते हैं। तो हम लोग वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अजय, अगर ऑडियो में प्रॉब्लम आई थी तो दोबारा से सुन दूसरे एंगल से साइन आर की वैल्यू दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके एक आ जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ आर रिजल्ट में आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, म्यू और जो डायरेक्ट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इंटर all are perpendicular to the plane of paper, और ये सारे ही प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होंगे।